नमस्कार। जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए तमाम बाधाओं से बिना डरे आगे बढ़ना ही सफलता का मूल मंत्र है। जैसे कि एक पानी का झरना कठोरतम चट्टानों को काटकर भी अपना रास्ता बनाता है, वैसे ही सफलतम व्यक्ति बिना किसी परिस्थिति से घबराकर निरंतर अपने लक्ष्य के मार्ग पर चलता रहता है, यही सफलता का मूल मंत्र है। मैं कुलदीप नेगी अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों की जैसे कि आपको पता है, मेरे इस YouTube चैनल में आगामी परीक्षाओं से संबंधित यूके SSSC की प्रमुख परीक्षाएं, यूके PSC की प्रमुख परीक्षाओं से संबंधित जैसे उत्तराखंड पुलिस, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड या अन्य परीक्षाओं से संबंधित लगातार हमारी तैयारी आगे बढ़ रही है। आज की इसी श्रृंखला में हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख घटनाएं या प्रमुख आंदोलन के बारे में आज हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, कौन कौन से स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जिन आंदोलनों से अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिली और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारत ने इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में इस स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान क्या खोया और क्या पाया, इस सब पर आज की क्लास में चर्चा करते हैं। तो साथियों, देखते हैं आज की क्लास में महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधित हैं। आपके एग्जाम में यहां से कई प्रश्न पूछे गए हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से, तो चलिए मेरे साथ। तो साथियों, यहां पर हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले जब अंग्रेजी सरकार की यहां पर स्थिरता हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको इतिहास की क्लास के अंतर्गत बताया था कि 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद यह स्थिति क्लियर हो गई थी कि यहां पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई भारत के अंतर्गत। और इसके बाद भारत में अंग्रेजों ने अपने शासन के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये 1947 तक बनते रहे। अंग्रेजी सरकार की जड़ें तब हिल जाती है जब 1857 की भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण क्रांति होती है और भारत के अंतर्गत पहली बार राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है। तो इसी श्रृंखला में जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिल जाती है। 1857 के बाद भी थोड़ा बहुत कुछ छिटपुट आंदोलन हुए, लेकिन वो आंदोलन उतने प्रभावशाली नहीं हो पाए। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। तो आप देखिए मेरे साथ साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और ये एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से ही मांगों को मनवाया जाता था कि जो भी भारत से संबंधित जो मांगे होती हैं, इस संगठन के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के सामने वो मांगे रखी जाएंगी। इसके बाद बंग भंग आंदोलन। ये बंग भंग आंदोलन जो होता है बंगाल का विभाजन से संबंधित होता है। अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुसलमान की एकता को खंडित करने के लिए आंदोलन जो विभाजन किया गया, बंग भंग विभाजन 1905 में जो बंगाल का विभाजन से संबंधित था ये, तो इसको रोकने के लिए भारतीय लोगों ने बंग भंग आंदोलन चलाया।
जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया। 1905 में स्वदेशी देश के लिए आंदोलन हुआ है। इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, इसी दौरान मुस्लिम लीग भी सक्रिय हो रही थी और कुछ लोग चाहते थे कि भाई मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मुस्लिमों की मांग अलग मानी जानी चाहिए। तो इसी में 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। आगा खां मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बन जाते हैं। मुस्लिम लीग अपना प्रतिनिधित्व भी यहां पर चाहती है। यहीं से मुस्लिम लीग की जड़ें बैठनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि बाद में हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनाने का पुरजोर समर्थन किया था। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन होता है। कांग्रेस के अंदर भी कलह की भावनाएं चलती रहती हैं। यहाँ पर कांग्रेस के अंदर ही विभाजन हो गया, एक नरम दल हो गया, एक गरम दल हो गया। नरम दल पत्रों के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाता था। गरम दल जो था कि वो अपनी अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक लड़ना चाहता था। इस वजह से कांग्रेस के अंदर दो धड़े बन गए, एक तरफ नरम दल हो गया, एक तरफ गरम दल हो गया। इसके बाद 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है नरम दल एवं गरम दल में। नरम दल पत्रों के माध्यम से अपनी मांगे मनवाता था, गरम दल खून की होली खेलकर अपनी मांगों को मनवाता था। इसके बाद होम रूल लीग आंदोलन होता है। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन होता है। इस आंदोलन का नेतृत्व तिलक और एनी बेसेंट द्वारा किया जाता है। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन। इसके बाद लखनऊ पैक्ट बनता है 1916 में। लखनऊ पैक्ट 1916 कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से समझौता, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है लखनऊ पैक्ट में। 1916 में दोनों एक साथ आ जाते हैं, समझौता करते हैं। इसके बाद मॉन्टेक्यू की घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेक्यू की घोषणा होती है, जिसको मॉन्टेक्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाला। फिर उसके बाद आता है काला कानून, रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा जाता है। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आता है। इसको काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को, जो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून होता है। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जिसमें निहत्थे लोगों पर अंग्रेजी सरकार द्वारा, जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई जाती है। और जो ये जलियांवाला बाग होता है, ये जली नामक व्यक्ति की संपत्ति होती है। इस पर बैठकर के लोग स्वतंत्रता के लिए आंदोलन पर बैठक कर रहे थे। निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई जाती है। तो ये जो नरसंहार वाली घटना घटित होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को इस पे गोली चलाने का आदेश जनरल डायर द्वारा दिया जाता है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है 1919 को। शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है 1919 को। फिर इसके बाद जलियांवाला बाग कांड की रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जिसका नाम हंटर कमेटी होता है। 28 मई 1920 को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। ये कमेटी जलियांवाला बाग से संबंधित होती है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 में होता है। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है। इसके बाद असहयोग आंदोलन फिर से शुरू होता है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। महात्मा गांधी इस आंदोलन को लीड करते हैं, असहयोग आंदोलन को। उसके बाद साथियों, इसमें आगे देखते हैं चौरा चौरी कांड की जो घटना घटित होती है। चौरा चौरी कांड होता है उत्तर प्रदेश में। ये घटना 5 फरवरी 1922 में घटित होती है। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ये चौरा चौरी कांड घटित होता है, जिसमें बहुत सारे लोग मौत की घाट उतर जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण पार्टी होती है स्वराज पार्टी। इस पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को होती है। इस पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास जी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है, अक्टूबर 1924 में होती है।
इसके संगठक सचिंद्र सान्याल और इनके साथ और लोग भी होते हैं। इसके बाद साइमन कमीशन का आवागमन होता है भारत में। साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन का जो विरोध करते हैं लाला लाजपत राय की विरोध करते हुए मौत हो जाती है। तो साइमन कमीशन का विरोध होता है 3 फरवरी 1928 को। इसका पुरजोर विरोध लाला लाजपत राय द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए, भारतीय आजादी के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करने की बात कही जाती है। भारत के बारे में इसमें लिखा होता है कि कैसा कानून होना चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस नेहरू रिपोर्ट में पूरा खाका रहता है। तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में पेश की जाती है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट बनती है। बारदोली सत्याग्रह, ये बारदोली सत्याग्रह गुजरात के अंतर्गत होता है। तो ये अक्टूबर 1928 को ये बारदोली सत्याग्रह होता है। गुजरात के किसानों द्वारा ये आंदोलन किया जाता है और भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ पर गांधी जी द्वारा या इस आंदोलन से प्रभावित होकर दी जाती है। तो ये गुजरात के किसानों द्वारा ये आंदोलन होता है, बारदोली सत्याग्रह। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस होता है। 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस होता है। इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका जाता है। अंग्रेज असेंबली के अंतर्गत बम फेंक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है। इसमें ही दिसंबर 1929 को यह अधिवेशन होता है। इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा जाता है। ये महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है, इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा जाता है और यहीं पर स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा होती है। 2 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण आंदोलन होता है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह होता है 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930, काफी महत्वपूर्ण है। गांधी जी द्वारा अंग्रेजी सरकार के नमक का कानून को तोड़ा जाता है और ये गांधी जी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आंदोलन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी गांधी जी द्वारा लीड किया जाता है। 6 अप्रैल 1930 को यह आंदोलन होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण आंदोलन होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कि अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि भाई एक ही टेबल पर सब लोग बैठेंगे और भारत की आजादी के बारे में चर्चा। गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में होता है। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में होता है। इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को होता है। गांधी जी द्वारा वायसराय इरविन के मध्य यह समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। इसके अतिरिक्त द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। इसमें 7 सितंबर 1931 को यह गोलमेज सम्मेलन होता है। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी प्रतिनिधित्व करते हैं और गांधी जी इस सम्मेलन से असंतुष्ट होते हैं। तो ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, गांधी जी इसमें भाग लेते हैं कांग्रेस की ओर से। उसके बाद नेक्स्ट आता है सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व, अलग अलग वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात कही जाती है इसमें सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत। नेक्स्ट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी व अंबेडकर जी के बीच होता है। पूना पैक्ट इसमें अंबेडकर जी दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया इस सम्मेलन में। इसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है मई 1934 में और इस पार्टी के गठन में जयप्रकाश नारायण व अन्य लोग इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्य भूमिका इसमें जयप्रकाश नारायण की होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन 1 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। उसके अतिरिक्त नेक्स्ट है मुक्ति दिवस की घोषणा होती है। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दिया जाता है और कांग्रेस से मुक्ति का मार्ग मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है मुक्ति दिवस,
कि कांग्रेस से मुक्त होने के बाद ये दिवस मनाया जाता है, कांग्रेस मुक्ति दिवस। मुस्लिम लीग द्वारा ये दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। फिर इसके बाद जब कांग्रेस से मुस्लिम लीग बहुत से अलग हो जाती है और यहां पर रखती है सीधे पाकिस्तान की मांग, और यही एक महत्वपूर्ण मांग होती है, जिसके बाद पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन जाता है भारत से अलग होकर के। पाकिस्तान की मांग रखी जाती है 24 मार्च 1940 को लाहौर के अधिवेशन में, पाकिस्तान की मांग रखी जाती है लाहौर अधिवेशन में। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव, अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है 8 अप्रैल 1940 को लिलितगो के द्वारा। फिर इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942, स्टोपर्ड क्रिप्स मिशन, इसके साथ अन्य मेंबर भी आते हैं, तो स्टोपर्ड इसमें। इसके बाद भारत के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव, अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा जाता है। इसके मुखिया महात्मा गांधी होते हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा जाता है, महात्मा गांधी इसके मुख्य सदस्य होते हैं, मुख्य मेंबर होते हैं। इसके बाद शिमला समझौता होता है 25 जून 1945 को, यह विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य ये शिमला समझौता होता है। नेक्स्ट इसमें महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करें, कैबिनेट मिशन का आवागमन। ये कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आता है और इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य होते हैं, स्टोपर्ड, क्रिप्स, पैथिक, लॉरेंस, इसमें 3 सदस्य होते हैं। और इन सदस्यों को भारत में ये कैबिनेट मिशन का आवागमन होता है। इसके बाद भारत में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा। इसके बाद ये कैबिनेट मिशन कहती है भाई एक अंतरिम सरकार बना लो और संविधान सभा का निर्माण करो। इसके बाद भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना होती है 2 सितंबर 1946 को। नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री नेहरू जी बनते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आता है भारतीय इतिहास में, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को भारत में लागू की जाती है, 3 जून 1947 को, जिसमें हमारे देश का विभाजन हो जाता है। ये एक देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बन जाते हैं। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत उनकी ये नीति भी सफल हो जाती है और भारत के इतिहास की ये एक महत्वपूर्ण घटना होती है, क्योंकि हमारे देश का विभाजन होता है। हमारे देश का विभाजन पाकिस्तान और भारत के रूप में होता है इस माउंटबेटन योजना के आधार पर, जो कि भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद भारत स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है। भारत को 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है और भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत को आजादी मिल जाती है, भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसके बाद भारतीय गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। अब भारत का संविधान बन जाता है। भारत के संविधान पर बहुत सारी चर्चा होती है, बहुत सारे डिबेट होते हैं, इसके महत्वपूर्ण वाचन होते हैं। तो संविधान सभा का गठन करने के बाद देश का एक नया संविधान बन जाता है और देश के संविधान बनने के बाद भारतीय स्वतंत्रता गणतंत्र की स्थापना होती है और 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण आंदोलन होता है भूदान आंदोलन। 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना से यह आंदोलन प्रारंभ होता है। तो साथियों, ये थी भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण क्लास। यहां से परीक्षा में बहुत सारे महत्वपूर्ण आंदोलनों से संबंधित जानकारी पूछी जाती है। आपको इस आंदोलन के बारे में अच्छे से समझ होनी चाहिए, अच्छे से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आप लोगों को आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है। तो साथियों, मेरी क्लास आप लोगों के लिए इसी प्रकार से चलती रहेंगी। आप लोग अच्छे से अपनी मेहनत करें, जोश और जुनून के साथ अपनी मेहनत करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और महत्वपूर्ण चीजों को ही पढ़ें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, यदि आप लोग ऑफलाइन माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान प्रगति करियर कोचिंग संस्थान, निकट यूनियन बैंक, मेन मार्केट अगस्त मुनि, जनपद रुद्रप्रयाग में भी आप लोग हमसे ऑफलाइन माध्यम में जुड़ करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।